आमना सामना, एक खास मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से जिसने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया हो। मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से, जानेंगे उनके अनसुने, अनकहे और अनदेखे पहलुओं को उन्हीं की जुबानी। जानेंगे उनके संघर्ष और सफलता के किस्सों को, करेंगे उनसे कुछ खट्टी मीठी बातें। होगा सवालों का बौछार, चलेगा आरोप प्रत्यारोप का दौर। आमना सामना में सिर्फ राष्ट्रवाद न्यूज पर। नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपकी आवाज इस शो पर। हमारे साथ उपस्थित है श्री शैलेश पांडे जी, जो बीजेपी के महाराष्ट्र के स्टेट स्पोक पर्सन है। शैलेश जी, आपका भी स्वागत है। नमस्ते। तो जैसे कि सर, आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के 9 साल का कार्यकाल अभी फिलहाल समाप्त हुआ है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आपके चैनल पर बुलाकर मेरे मन की बात कहने का अवसर प्रदान किया। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज उनका 9 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हुआ है और वो 10वें वर्ष की ओर अग्रसर है। और इन 9 वर्षों में उन्होंने विविध क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में जनता के बीच में जाकर जो जनता के उत्थान का काम किया है, उसके लिए आज हिंदुस्तान की जनता उन्हें एक तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में और उसके साथ साथ उनका प्रधान सेवक, उनका परिवार, कुटुंब प्रमुख की तरह आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मान रहे हैं। आप अगर देखेंगे गहराई से, इन 9 वर्षों में पिछले 10 साल जो सरकारें थी, यूपीए की सरकार थी, और 10 सालों में जो काम हुए थे और इन 9 वर्षों में काम हुए, मैं नहीं चाहता हूं कि इसकी तुलना हो, लेकिन जनता तो तुलना करेगी। सही था। पिछले 10 सालों में मुझे याद है, अभी भी 10 सालों में करीबन 100 से ज्यादा घोटाले हुए यूपीए सरकार में, और उसके आंकड़े लगभग 20 लाख करोड़ रुपए, जिसमें मैं एक घोटाले की यहां पर उल्लेख करूंगा। 1,76,000 करोड़ का सिर्फ स्पेक्ट्रम घोटाला था, और लगातार 10 सालों तक 20 लाख करोड़ का घोटाला देश का इतना बड़ा नुकसान किया, केंद्रीय मंत्री तक जेल में गए। आप उनसे तुलना करिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल हो गया, एक भी आरोप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर नहीं लगे। किसी ने एक उंगली भी नहीं उठाई उनके किसी भी काम के ऊपर, उनके किसी भी मंत्री के ऊपर। आज 9 साल में उन्होंने गरीब कल्याण का काम किया, सेवा का काम किया, जनता का एक अच्छा प्रशासन, सुशासन दिया उन्होंने। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में महा उपलब्धि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हासिल नहीं की। गरीब कल्याण की अगर हम बात करते हैं, इस वक्त कोविड आया था, इतना बड़ा महामारी था, पूरे देश, इटली जैसा देश, जर्मनी जैसा देश, जो दुनिया में तीसरे क्रमांक में आरोग्य सुविधा में आता था, आज वो भी कहीं ना कहीं फेल हो गया। लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी खुद की वैक्सीन बनाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। देश का तो भला किया ही किया, देश के 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचाने का काम किया गया, 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देने का काम किया गया। अपने नागरिकों को तो किया ही किया, उसके साथ ही दूसरे देशों को भी वैक्सीन पहुंचाया, उनको मदद प्रदान की। ये शायद एक ऐतिहासिक कदम था देश के लिए। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से ज्यादा गरीबों को आवास प्रदान किया गया। स्वच्छ भारत के अंतर्गत 11 करोड़ 72 लाख घरों में शौचालय बनाए गए मुफ्त में। करीबन पीएम स्वनिधि के हिसाब से जो गरीब हॉकर्स बैठते हैं, 34.45 लाख हॉकर्स को
स्वनिधि मदद दी गई। व्यापार उद्योग के क्षेत्र में तकरीबन 39.65 करोड़ रुपए का लोन छोटे उद्यमियों को दिया गया। अनेक ऐसे योजनाएं, जनधन खाते 48.27 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले गए। डिजिटल इंडिया के नाम पे आज जो सारी चीजें डिजिटलाइजेशन की जा रही हैं, आज अगर सरकार कोई भी निधि देती है, स्वनिधि देती है, तो सीधा किसानों के हाथ में जाती है। आज हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को 6,000 रुपया सालाना स्वनिधि किसान सम्मान निधि देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं गिनाने जाऊं तो ऐसे सैकड़ों काम हैं, आंकड़े के साथ मैं बता रहा हूं और आगे भी बताऊंगा। चाहे वो गरीबों के कल्याण का विषय हो, मध्यम वर्गीयों के कल्याण का विषय हो, महिलाओं के कल्याण का विषय हो, युवाओं के कल्याण का विषय हो, दलित, दुखी, पीड़ित, शोषित, आदिवासी, अनुसूचित जाति, सभी वर्ग के लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में भरपूर योगदान दिया, भरपूर काम किया। कोई भी क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, आरोग्य का क्षेत्र हो, चाहे देश की विदेश नीति का सवाल हो। आज आप देखिए देश की विदेश नीति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र मोदी द बॉस कहते हैं। मुझे बताइए आप, आज तक क्या किसी भी देश के, अपने देश के किसी भी प्रधानमंत्री को विदेश का कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द बॉस कहता था? एक प्रधानमंत्री तो वहां पर साक्षात मोदी जी के पैर छूते हैं। आज ये कितना बड़ा सम्मान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से अपने देश भारत को मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत फिर से एक बार विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। आज देखिए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए, पुरानी निशानियों को मिटाते हुए, आने वाले समय में देश की जरूरत को समझते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नए संसद का निर्माण किया। आज उसकी चारों ओर प्रशंसा हो रही है। आज जो हमारा राष्ट्रवाद है, हमारे भारतीय अध्यात्म है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपराएं हैं, हमारे प्राचीन संस्कृति है, उसका पुनरुद्धार करने का काम कोई किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं पूरे दावे से कहता हूं, आदि गुरु शंकराचार्य जी के बाद और महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के बाद इस देश में किसी ने देश के भारतीय अध्यात्म को, हिंदू संस्कृति को, प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार और हिंदू धर्म का पुनर्स्थापना करने का काम किसी ने किया तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। फिर वो चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके जन्मभूमि में अयोध्या जी में भव्य मंदिर निर्माण का काम हो, या काशी विश्वनाथ में बाबा काशी विश्वनाथ के भव्य कॉरिडोर निर्माण का काम हो, चाहे वो उज्जैन के भगवान महाकाल का वहां पर महाकाल कॉरिडोर का काम हो, और उसके साथ ही पूरे देश के अंदर जो भी प्राचीन स्थल हैं वहां पर हर जगह पर प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार, पुनरुत्थान, एक मैं तो कहूंगा पुनर्जागरण का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 वर्षों में किया हुआ है। और गरीबों के तो वो मसीहा कहलाए हैं। जिस तरह से उन्होंने जनधन खाते के माध्यम से सीधा लोगों को पैसा दिया, उनको मकान दिलाया, उनको वैक्सीनेशन दिलाया, आज उनको फ्री में अनाज दे रहे हैं, आज वो गरीबों के मसीहा के रूप में जनता उनका भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। तो सर, अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करना चाहूं, और उसमें हम देखते हैं कि कोविड के दौरान और उस परिस्थिति में जिस तरीके से हमारे सारे हेल्थ सेक्टर ने काम किया और जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनका उत्साह बढ़ाया, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक हेल्थ सेक्टर की बात है, आपने बहुत सही मुद्दा स्वयं ही उपस्थित किया, कोविड का।
कोविड काल का यह संकट सिर्फ हिंदुस्तान पर था ऐसा नहीं, पूरे विश्व पर एक संकट था। पूरी दुनिया को यह समझ में नहीं आ रहा था इस वक्त क्या किया जाए। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। मैंने अभी पहले ही एक विषय में आपको बताया कि इटली जैसा देश दो हेल्थ सुविधा उपलब्ध कराने में दुनिया का दूसरा और तीसरा क्रमांक का देश माना जाता था, वहां पर भी त्राहिमाम हो गया। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, उनकी भी हालत खराब हो गई थी। लेकिन ऐसे वक्त पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के 130 करोड़ नागरिकों को, उनको अपना परिवार बनाकर उनको मार्गदर्शन किया, उनके मनोबल को बढ़ाया, उनको कहीं डरने नहीं दिया, डिगने नहीं दिया। उनके ऊपर कंधे पे हाथ रखकर उनको एक आश्वासन दिया कि नहीं, मैं आपके साथ हूं, सारा देश आपके साथ है। और उस वक्त कोविड की वैक्सीन हमने स्वदेशी वैक्सीन बनाई, पूरे देश को दी। पूरे देश के साथ दुनिया के अनेक देशों को भी हमने वैक्सीन प्रदान कराई। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था हिंदुस्तान का हेल्थ सेक्टर के अंदर। मैं तो कहूंगा ये 9 साल का नहीं, पिछले 100 सालों में ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही होगी कि अपने कोविड जैसे जो एक तरह की महामारी थी उसका हमने वैक्सीन बनाया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 220 करोड़ लोगों को हमने वो वैक्सीन प्रदान की। ये मामूली बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अफरा तफरी में मचा हुआ छोटा सा देश नहीं है भारत साहब। करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का देश था, वो लोग की भी हालत खराब हो गई। 130 करोड़ क्या होता है? अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग रीतियां, अलग अलग रिवाज, लेकिन वहां पे किस तरह से क्वारंटाइन सेंटर बनाना, किस तरह से कोविड सेंटर बनाना, किस तरह से वहां पे वैक्सीनेशन सेंटर बनाना, लोग जबकि किसी को कोई छूने को तैयार नहीं था। अरे खुद के घर में कोई एक्सपायर हो गया था तो भी लोग, बाप बेटे का मुंह नहीं देख पा रहा था, बेटा बाप का नहीं मुंह देख पा रहा था। कैसी एकदम दयनीय अवस्था थी उस वक्त। लेकिन उस वक्त देश को, देश के नागरिकों को संबल देने का काम किसी ने किया तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब ओवरऑल हम बात करें आयुष्मान भारत के रूप में जो नया स्कीम लाया गया है, तो आयुष्मान भारत के तहत 4.54 करोड़ लोगों को अस्पताल में अभी तक भर्ती किया गया। वो कार्ड अभी भी दिया जा रहा है लोगों को। 1.59 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र का निर्माण किया गया 9 सालों में। 9,304 से ज्यादा अधिक जन औषधि केंद्र पूरे देश में खोले गए। और ये जन औषधि केंद्र कितना बड़ा विजनरी वर्क है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। जो दवाइयां बड़े बड़े कंपनियों की आज वो कितने सस्ते दामों पर मिल रही है, गरीबों के लिए कितना 30-30, 40-40, 50-50% कम रेट से गरीबों को, मध्यम वर्गों को दवाई मिलना, जिसे हम जेनेरिक मेडिसिन आज, वरना गरीब बेचारे कहाँ जाते, लोग कर्जा मांग के दवाई करते थे। लेकिन आज ही प्रधानमंत्री जी ने उन गरीबों के लिए, उन मध्यम वर्गों के लिए, उन मरीजों के लिए कितने बड़ा राहत का काम किया है। जन औषधि केंद्र खुलवा कर सस्ती दामों पर दवाइयां देकर आज लोग दुआएं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से 5.65 करोड़ से अधिक माताओं और बच्चों को उनका टीका फ्री दिया गया है और वो सतत जारी है। वो पूरा 15 नए एम्स और 225 मेडिकल कॉलेज इन 9 सालों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा खोले गए। कितना बड़ा अचीवमेंट है देखिए। 9 साल में 15 एम्स और 75 साल में कितना एम्स था? 6 गुना ज्यादा नए एम्स बनाए गए। 225 मेडिकल कॉलेज, 20 गुना ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले गए 9 वर्ष के अंदर। ये अचीवमेंट है साहब। आज हमारे देश में नए नए डॉक्टर्स बनेंगे, नए नए आरोग्य कर्मचारी बनेंगे, हमारे देश के लोगों की सेवा करेंगे। आरोग्य के क्षेत्र में हमारा देश अपना, देश के प्रत्येक नागरिक का काम करेगा। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की तो विचारधारा रही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये मंत्र दिया अंत्योदय का। अंत्योदय अर्थात देश का आखिरी व्यक्ति की भी हमको उसकी सारी सुविधा उपलब्ध करानी है, उसकी सेवा करनी है। और ये सेवा करने का काम
यही अंत्योदय को फॉलो कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। देश का एक भी व्यक्ति वैक्सीन से बचा नहीं, देश का आखिरी व्यक्ति तक हमको सारी की सारी आरोग्य सुविधाएं पहुंचानी है। जो बड़े बड़े मर्ज हो जाते हैं, ऑपरेशन होते, उनका फ्री में ऑपरेशन कराने का काम देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं गरीबों के लिए। 3 करोड़ से अधिक नागरिकों ने अमृत फार्मेसी में सस्ती दवाएं लिए हैं। 220, मैंने पहले बताया कि 220 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में कोविड के इंजेक्शन दिए। 37 करोड़ से ज्यादा डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड बनाकर पूरे देश में दिया गया है। और जन औषधि केंद्रों के कारण नागरिकों में लगभग 23,000 करोड़ रुपए बचे हैं साहब। वरना जो दवाइयां 100 रुपए में मिलती थी, आज वही 30 रुपए में, 20 रुपए में। तो ये 23,000 करोड़ किसके जेब का बचा है? ये हमारे देश के गरीबों का, मध्यम वर्गीयों का, आम नागरिकों का बचा हुआ है। तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि देश के प्रधानमंत्री ने, तभी तो पूरा देश उनको अपना एक बेटे के रूप में स्वीकार किया हुआ है कि ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है, भारत माता का सपूत है, जो भारत माता को हर क्षेत्र में विश्व गुरु बनाने के लिए आज 9 सालों में एक भी छुट्टी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं लिया। मुझे पता है कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री हो जो कभी बिना छुट्टी लिए घर पर आराम किए देश का काम किया हो, प्रधानमंत्री का काम किया हो। देश के ये पहले प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जो कभी 3 घंटा 4 घंटे से ज्यादा सोते नहीं, आज 20-20 घंटा देश की सेवा में सेवक के रूप में काम कर रहे हैं बिना छुट्टी लिए। कोई त्योहार नहीं मनाते, दिवाली भी मनाते तो देश के सैनिकों के साथ। वो देव पुरुष हैं साहब। तो शैलेश जी, जैसे हम लोग कृषि विभाग के बारे में हमने बात किया, हमने डिफेंस के बारे में बात किया, सिक्योरिटी के बारे में बात किया। अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को देखते हुए, अगर जीएसटी जैसे मुद्दा हुआ, जीएसटी जैसा एक रिफॉर्म आया हमारे देश में, डिमोनेटाइजेशन आया, तो इन सब के ऊपर थोड़ा आपकी तरफ से एक हाईलाइट दीजिए। देखिए, जहां तक हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो इस वक्त हिंदुस्तान दुनिया का तेजी से उभरता हुआ एक देश है जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छे ढंग से आगे जा रही है। आपको याद होगा बीच में अमेरिका में और अन्य देशों में रिसेशंस आए थे, लेकिन हिंदुस्तान की अर्थनीति के कारण हम उससे अपना बचाव किए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनके अर्थशास्त्रियों की नीति के कारण ही, एक विजनरी नेतृत्व के कारण और एक दृढ़ संकल्प से कोई भी निर्णय लेने की क्षमता रखने के कारण वन नेशन वन टैक्स की बात इस देश में, उसकी चर्चा काफी पहले से हो रही थी, लेकिन किसी में वो साहस नहीं था निर्णय लेने की। लेकिन ये साहसपूर्ण निर्णय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। वन नेशन वन टैक्स के हिसाब से जीएसटी लागू किया गया और आप देख रहे हैं 2023 तक बहुत अच्छा जीएसटी के माध्यम से एक आवक देश को हो रहा है और उसी से देश के विकास का भी काम हो रहा है। अभी ही एक रिपोर्ट आई कि दुनिया में हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए। हमने और 2 देशों को पीछे छोड़कर आगे की ओर अग्रसर है हमारी अर्थनीति, अर्थव्यवस्था। अभी फिलहाल जो कोविड का संकट आया था, महामारी का, वो वर्ल्ड वाइड था और इस वर्ल्ड वाइड संकट में दुनिया के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। लेकिन फिर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके क्षमता के कारण, उनके अर्थनीति के कारण आज हम 5वें नंबर पे पहुंच गए। बहुत जल्दी ही हिंदुस्तान दुनिया का
जिस तरह से सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में 1 नंबर पर है, हम अर्थव्यवस्था में भी दूसरे तीसरे क्रमांक पर पहुंचेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड के दौरान भी भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 27.1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज देश के प्रधानमंत्री ने घोषित किया था, ताकि अर्थव्यवस्था को हम पटरी पे रख सके, उसको मजबूत कर सके। अक्टूबर 2021 में सेवा पीएमआई 10 साल के उच्च स्तर पर 58.4 पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2022-23 में जो जीएसटी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड है वो $770.18 बिलियन, 3.63 लाख करोड़ रुपए से अधिक एमएसएमई के लिए ACLGS जो है वो स्वीकृति दी गई। अगले 5 वर्षों में 60 लाख अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए PLI की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाई गई। वित्त वर्ष 2021-22 में $84.8 बिलियन का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक FDI इनफ्लो हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। 6.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक के फंसे हुए कर्ज की वसूली की गई है। वरना अब तक क्या होता था, कर्ज लेने वाले बैंकरप्ट घोषित करके भाग जाते थे, या बैंकरप्सी दिखा के किसी न किसी तरह से सरकार के वो पैसे डूब जाते थे। लेकिन नहीं, यहाँ डूबा नहीं, यहाँ सारी चीजें रिकवरी हुई हैं। भारत अब तक 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न से संपन्न हुआ है, और उद्योग में, व्यापार में प्रगति करने के हिसाब से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बहुत सारी नीतियां हो, बहुत सारे पॉलिसीज हैं। उन पॉलिसियों को लागू करने का काम, साहसपूर्ण निर्णय लेने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसके कारण आज दुनिया के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान हुआ है। तो शैलेश जी, इसमें फिर डिजिटल इंडिया का कितना सपोर्ट है, या डिजिटल इंडिया में कितने बेनिफिट्स हुए हैं आपके हिसाब से फिर इसके चलते? देखिए, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया को सबसे ज्यादा उन्होंने प्रोत्साहन दिया है। आज यदि आप देखते हैं, देश के अंदर हर व्यक्ति के पास, पहले मोबाइल नहीं हुआ करता था, लेकिन आज अधिकतर हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। कुछ और दो भी है, दो है, तीन है। तो ये डिजिटलाइजेशन जो हुआ है, इससे सूचना का, शिक्षा का आदान प्रदान हो रहा है, बहुत सारे बेनिफिट हो रहे हैं, संपर्क का बेनिफिट हो रहा है। उसके साथ ही जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, उस टेक्नोलॉजीज को भी स्वीकारता मिल रही है, हमें भी सूचनाएं मिल रही है, संपर्क हो रहा है, जानकारी मिल रही है, बहुत सारे बेनिफिट हो रहे हैं। बहुत सारे ऐप्स ऐसे आए जैसे पेटीएम वगैरह। आज आप देख रहे हैं कि गरीब से गरीब जो छोटा मोटा ठेले वाला भी है, वो भी पेटीएम का इस्तेमाल कर रहा है, डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल हो रहा है यूपीआई के थ्रू। मतलब ऐसा नहीं कि डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल सिर्फ देश के बड़े लोग कर रहे हैं, या देश की सरकारें कर रही हैं, या देश के कुछ लोग कर रहे हैं। आज जमीन लेवल तक, गांव तक, छोटे छोटे दुकानदार तक उसका इस्तेमाल हो रहा है, पूरा देश उसको यूज कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 79 करोड़ लोग
जो है वो स्मार्टफोन का यूज आज के डेट में कर रहे हैं 79। कोलाबाजी का। और 2021 में भारत के 121 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर हैं। 1.98 लाख ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दी गई है। ये मोदी जी का अचीवमेंट है डिजिटल इंडिया बनाने के लिए, जो डीबीटी के माध्यम से 2.73 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की बचत हुई है। जीएम पोर्टल पर 3.90 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड खरीद हुई है। ये मोदी जी के कारण, मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया का नारा दिया, जन जन को जोड़ा, जैसे जन धन योजना से जोड़ा था। देश भर के 669 जिले में नए स्टार्टअप तैयार हुए। मार्च 2023 में 868 करोड़ का यूपीआई का लेन देन हुआ, जो आप यूपीआई की बात कर रहे थे। भारत नेट के तहत 6.20 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। ये अचीवमेंट है मोदी जी की। 104 सैटेलाइट्स, ये डिजिटल इंडिया को कंट्रोल करने के लिए और उसको उन्नति प्रदान करने के लिए सैटेलाइट। आज डिजिटल इंडिया हो, टेक्नोलॉजी हो, इन सब चीजों में हिंदुस्तान बहुत बड़ी प्रगति कर रहा है और इस प्रगति के पीछे नरेंद्र मोदी जी का विजन है। आपको याद होगा इसरो से जब एक उपग्रह छोड़ा गया था, मोदी जी उस इसरो में जाकर, ऑफिस में जाकर खुद उसका परीक्षण कर रहे थे, वैज्ञानिकों के साथ बैठे हुए थे। और किसी कारण से वो असफल हुआ। जो चीफ साइंटिस्ट थे, इसरो के डायरेक्टर थे, वो आए, बेचारे भावुक हो गए तो मोदी जी उनको गले लगा दिए, उनकी पीठ थपथपाई, उनके आंसू को पोंछा, उनको ढाढ़स बंधाया। आज देश के प्रमुख वैज्ञानिक को भी ढाढ़स बंधाने का काम, उनके आंसू पोंछने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो ये देश के सारे वैज्ञानिकों पे उसको, वो तो बौद्धिक मानसिक उसका असर पड़ता है। देश को लगता है, देश के वैज्ञानिकों को लगता है, इंजीनियरों को लगता है, बुद्धिजीवियों को लगता है कि नहीं, देश का प्रधानमंत्री हमारे साथ है। आज हम अनेक उपग्रह बना रहे, अनेक सैटेलाइट्स बना रहे, और उन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल, उस तकनीक का इस्तेमाल हम अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्रों में कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में कर रहे हैं, उद्योग के क्षेत्र में कर रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में कर रहे हैं। हर सेक्टर में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने भारतीय तकनीक को आगे बढ़ा रहे हैं। एक समय था, हमारे पुराने लोग पलके बिछाए आसमान की तरफ, दूसरे देशों की तरफ आशा, अपेक्षा, आकांक्षा से खड़े रहते थे कि ये देश कब हमको मदद करेंगे, कब हमको तकनीक देंगे, तब जाके हम हमारे देश का ये कृषि का काम करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम। बहुत सारी चीजों की हमारे पास तकनीक नहीं होने का काम ही नहीं होता था। लेकिन आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नहीं चाहिए हमें किसी की तकनीक। हम स्वदेशी तकनीक पर आत्मनिर्भर बनकर आज हर क्षेत्र में जो विदेशों को भी तकनीक देने का काम हिंदुस्तान कर रहा है, और ये देन नरेंद्र मोदी जी की।